हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल बीके स्टडी मटेरियल्स में। दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ के ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सिर्फ ऑब्जेक्टिव का आंसर सिर्फ आपको दिया था, है ना। इस वीडियो में हम इसके कम्प्लीटली सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देख लीजिए, ये बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ है जो कि 18 फरवरी को हुआ था और ये सेट नंबर जे है। चलिए आगे देखिए, पहला क्वेश्चन इसका है। पहले तो इसमें ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या बोलता है 1 से लेकर के 100 तक है, जिसमें 4 विकल्प दिया हुआ है। इनमें से एक विकल्प सही है ना। और इनमें से आपको किन्हीं 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। ऐसा नहीं है कि 100 है तो इसमें मतलब कि आप 100 क्वेश्चन करें, किन्हीं 50 प्रश्न का उत्तर देंगे। इससे अधिक विकल्प यदि आप करते हैं तो आपको शुरू से लेकर के जहाँ तक 50 वस्तुनिष्ठ पूरेंगे वहीं तक आपका वैलिड होगा। बाकी जो प्रश्न आप एक्स्ट्रा बनाएंगे उनकी जांच नहीं होगी। तो चलिए, इसमें आपका पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है संख्या 2.13113, उसके बाद फिर 3 1 है, फिर 3, इसके बाद फिर 1 1 4 गो है, उसके बाद 3 और डॉट डॉट किया है। इसके बाद बोल रहा है कि ये संख्या क्या है। पहला ऑप्शन इसका लिखता है पूर्णांक संख्या, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या, तीसरा अपरिमेय संख्या और चौथा दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह की जो संख्या होती है इसको बोला जाता है अशांत अनावर्ती, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद जो आपका डॉट डॉट लगा दिया है, मतलब यहाँ पर इससे स्पष्ट हो रहा है कि जो दशमलव निरूपण है पहला तो यह अशांत है, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है। और दूसरी बात है कि इसमें किसी निश्चित संख्या का रिपीट नहीं किया जा रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। इस वजह से ये अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती की जो संख्या होती है उसको बोला जाता है अपरिमेय। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरे प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न लिख रहा है कि सह अभाज्य संख्याओं का मासा होता है। सह अभाज्य संख्याओं का मासा होता है, याद रखिएगा। सह अभाज्य संख्याओं का मासा आपका 1 होता है। अब सह अभाज्य किसे बोला जाता है, जैसे देखिए, अगर एक संख्या 5 ले, दूसरा संख्या 3 ले, तो ये दोनों जो संख्या है सह अभाज्य है। इसलिए क्योंकि ये दोनों संख्याओं में एक के अतिरिक्त कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, तो इसलिए जो अभाज्य संख्याएं होंगे उनका जो अभाज्य संख्या जो होता है उनका जो मासा होता है कितना होता है, 1 होता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर चलिए तीसरा प्रश्न आपका लिख रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए यहाँ पे चूंकि m बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसमें से विषम पूर्णांक का फॉर्म क्या होगा। पहला लिख रहा है 4m+2, तो चूंकि m एक पूर्णांक है तो 4 से अगर किसी भी पूर्णांक में गुना करें उसमें सम संख्या जोड़ेंगे, सम बनेगा। उस तरह से इसका बी ऑप्शन भी सम बनेगा। इसका जो थर्ड ऑप्शन सी है 4m+1, तो m का कोई भी मान रखे, कोई भी पूर्णांक रखे और उसमें 1 जोड़ा जाएगा तो जो रिजल्ट होगा वो एक विषम पूर्णांक होगा। जैसे अगर बात की जाए कि हम m बराबर 4 ले लें, है ना, तो 4 × 4 + 1 करिएगा तो आपका 17 आएगा, 17, जो कि एक विषम संख्या है। चलिए, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो गया 3 का सी। चौथे क्वेश्चन की बात किए जाए तो लिख रहा है आपका रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होती है। देखिए, रैखिक बहुपद जो होता है उसका जनरल फॉर्म होता है ax + b, और इसमें जो x है इसका जो अधिकतम घात है वो कितना है, 1 है। जैसे लिखें 2x + 3, 3x + 4, ये सब रैखिक बहुपद है ना। तो इनको जब हल करिएगा तो x का जो मैक्सिमम मान मिलेगा वो 1 होगा। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या कितना, 1। राइट ऑप्शन आपका बी है। चलिए पाँचवें क्वेश्चन की बात की जाए तो लिख रहा है 2x² - 3x - 5 का एक शून्यक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1 है, दूसरा ऑप्शन -1, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो जिस मान के लिए इसका वैल्यू 0 होगा वही इसका शून्यक होगा। तो अगर आप 1 रखिएगा तो ये 0 नहीं होगा, बल्कि -1 रखें। जैसे कैलकुलेशन करते हैं 2 × 1² यानी कि -1 का स्क्वायर, -3 × -1 -5 रखते हैं तो देखिए हो जाएगा -1 का वर्ग +1, यानी कि 2 हो जाएगा। माइनस माइनस इधर प्लस होगा, 3 एकम 3 -1 जोड़िएगा तो आएगा 5 - 5 जो कि 0, यानी कि -1 रखने पर ये 0 हो रहा है। तो इस बहुपद का एक शून्यक आपका कितना, -1 है।
चलिए 5 का राइट आंसर आपका बी है। चलिए छठे क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें लिख रहा है कि यदि पी ऑफ एक्स बराबर क्यू ऑफ एक्स गुने जी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स का जो घात बता रहा है वो 6 है और जी ऑफ एक्स की जो घात है वो 2 है, तो कहता है, चलिए बोल रहा है इसमें कि तो पी ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स का घात मतलब कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, जैसे हम पी ऑफ एक्स की अगर हम बात करें तो 6 घात का कोई बहुपद जैसे एक्स पर घात 6 प्लस 3 ले लें और जी ऑफ एक्स मान लेते हैं, इसमें 2 घात की बात कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस चलो 5 रख लेते हैं। और पी ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स का मतलब हो गया कि जी ऑफ एक्स से हम भाग देंगे इस पी ऑफ एक्स में। तो देखिए यहाँ पे एक्स पर घात 2 और हमको एक्स पर घात 6 लाना है, तो एक्स पर घात कितना लगाएंगे, 4 लगाएंगे, है ना। तो इसमें इसके हिसाब से इसका जो घात हो जाएगा यानी कि पी ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स का वो हो जाएगा कितना, 4। चलिए छठा नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। सातवें प्रश्न की बात करें तो लिख रहा है बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग। देखिए दीर्घात बहुपद के शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा जो कि तुल्य होता है माइनस बी बटे ए के बराबर, और इसका फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये दीर्घात बहुपद का जनरल फॉर्म है। तो इसके हिसाब से शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाता है माइनस बी बटे। तो यहाँ पे बी का वैल्यू माइनस 11 है और ए का वैल्यू 6 है। तो यहाँ जब इससे तुलना किया जाएगा तो चूँकि माइनस ये फार्मूला वाला, उसके बाद बी का वैल्यू जब माइनस 11 रखिएगा और बटा में ए का वैल्यू कितना 6, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 11/6। तो इस हिसाब से का राइट ऑप्शन हो गया 7 का सी। चलिए आठवें प्रश्न की बात की जाए तो आठवां प्रश्न आपका लिख रहा है कि दो चर एक्स और वाई में रैखिक समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। देखिए दो चरों में एक रैखिक समीकरण है और दो चरों में एक रैखिक समीकरण का अनगिनत हल होता है ना। दो चरों में अगर दो रैखिक समीकरण एक साथ लिया जाए युग्म के रूप में तो वैसी परिस्थिति में उस रैखिक समीकरण का एक और केवल एक ही हल मिलता है। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है, इसमें बोल रहा है कि दो चरों एक्स और वाई में रैखिक समीकरण जो जनरल फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इसको वास्तविक संख्याओं में जो हल होंगे वो इन्फिनिटी होंगे, अनंत होंगे, चूँकि एक रैखिक समीकरण। जैसे बात की जाए एक्स प्लस वाई बराबर 4 तो यहाँ एक्स और वाई के अनगिनत मान मिलेंगे, जिसके लिए दोनों ये जो समीकरण है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसी फॉर्म का इस समीकरण दे रहा है, इसके साथ एक और जोड़ा नहीं लगा रहा है, इसलिए इसका हल ना तो 1 होगा ना 2 होगा ना 3 होगा, इन्फिनिटी होगा, है ना। और इसके ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसके अनगिनत हल होते हैं जबकि इस ऑप्शन में आपका नहीं है। चलिए नौवें प्रश्न की बात की जाए, लिखता है रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और एक इसका अगला समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। अब इसको कंपेरिजन करिए, a1/a2 करिएगा मतलब 2/4 तो आपको मिलेगा 1/2। उसी तरह से 3/6 लिखिएगा b1/b2 तो यहाँ भी 1/2 मिलेगा। और लास्ट में लिखता है इसका अचर पद 5 और कितना 15 यानी कि यहाँ से मिल जाता है आपका 1/3। तो इसके a1/a2 नॉट इक्वल टू आपका क्या हो जाता है c1/c2, मतलब अगले दो बराबर है, इसका थर्ड बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन हो जाता है कोई हल नहीं का। इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 9 का डी। चलिए 10वां प्रश्न लिखता है यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होगी समांतर, हमेशा प्रतिच्छेदी, हमेशा संपाती, और चौथा बोलता है हमेशा अति प्रतिच्छेदी या संपाती। तो इसका सही आंसर है प्रतिच्छेदी या क्या, संपाती। चूँकि संगत का अर्थ होता है कि समीकरण का हल होना चाहिए, और हल दो प्रकार के यहाँ पर देते हैं, 3 कंडीशन चलता है। एक चलता है कि एक हल होता है, दूसरा कंडीशन होता है अनगिनत हल होते हैं, तीसरा कंडीशन होता है कि कोई हल नहीं होता। तो जो जिस समीकरण का कोई हल नहीं होता उसको बोला जाता है असंगत। संगत में आपका एक हल होता है उसको भी बोलते हैं और अनगिनत हल होते हैं उसको भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आपका और जिस समीकरण का हल होता है एक हल होता है ना, उसकी रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, और जो अनगिनत होता है उसको बोला जाता है समपाती, और जिसका कोई हल ना होता उसको बोलते हैं समांतर। तो यहाँ पे समांतर तो नहीं होगा और न ही हमेशा प्रतिच्छेदी होगा। हमेशा प्रतिच्छेदी का मतलब हो जाता है कि एक हल, यहाँ पे संगत बोल रहा है तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी भी होगा और समपाती भी। तो इसका सही ऑप्शन है डी।
11वां प्रश्न लिखता है इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है। देखिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या, √7 भी अपरिमेय है, √2/√5 भी अपरिमेय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिमेय नहीं, कौन सा, डी। कैसे, तो इसको सोल्व करिए। इसको हम लोग लिख सकते 3 × 75/48, क्योंकि दोनों का करने का सेम है इसलिए इस तरह से लिख सकते हैं। काटिए इसको, 3 से 25 मरते कटेगा, 3 से 16 मरते, यानी कि आपका हो जाएगा 3 × 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4, यानी कि फाइनल हो जाएगा 15/4, जो कि कौन संख्या, परिमेय। और ये बोला था इनमें से कौन अपरिमेय नहीं है, इसका तात्पर्य था ये परिमेय संख्या की बात कर रहा था, तो डी ऑप्शन होगा। चलिए 12वें प्रश्न की बात की जाए। लिख रहा अल्फा और बीटा दीर्घात व इतना के शून्य हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। चलिए पिछले प्रश्न में आपको बताया अल्फा प्लस बीटा हो जाता है -b/a। तो चूंकि b यहाँ पे -3 है तो 3 है, इसका गुणांक 1, तो -3, और फार्मूला वाला जो लिखते हैं हम लोग -b, तो b का वैल्यू -3 और ये माइनस, तो +3/1 यानी कि 3। चलिए 13वां प्रश्न है। चलिए इसको सोल्व करके दिखा देते हैं। ये लिख रहा है, देखिए इसको हम लोग सोल्व करने के लिए 0 रख ले, x² + 1/6x - 2 बराबर 0 करें। तो देखिए इसको गुना किया जाता है 6x² और ये प्लस हो जाएगा x - 2, इधर 6 में 0 से गुना करिएगा 0 आएगा। चलिए इसको गुणनखंड करिए तो आपका 6 दूनी 12, और डिफरेंस है माइनस का, तो यानी कि इसको आप तोड़ेंगे इस तरह से कि घटाने पे आपको +x मिले और गुना करने पे आपको -12। तो आपका गुणनखंड हो जाएगा 4x - 3x, 4 तिया 12 माइनस में आएगा, घटाएंगे तो आपका +x मिलेगा, है ना। तो इसका गुणनखंड बन जाता है। इसमें से 3x कॉमन करेंगे, 2x प्लस आपका हो जाएगा 2, सॉरी इसमें आपका 2 कॉमन निकलेगा, हाँ 2 कॉमन निकलेगा तो हो जाएगा 3x + 2 माइनस इधर 1 कॉमन करेंगे तो वही मिलेगा 3x + 2। चलिए इसको सोल्व करिएगा तो x बराबर 1/2 और इससे x बराबर आपका हो जाएगा -2/3। 13वां प्रश्न में मिस्टेक है, सॉल्यूशन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको फिर से देखें। लिखा हुआ x² + 1/6x - 2। चलिए 0 के बराबर के इसको, तो आपका हो जाएगा 6 से गुना करेगा 6x² + x - 6 दूनी कितना 12 बराबर 0। यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 2 लिख लिए थे। चलिए तो यहाँ पे आपका हो जाता है 6 गुना -12 करने पर यह आ जाता है -72, है ना। तो यहाँ पे इसका जो गुणनखंड होगा आपका 9 8 में टूटेगा, है ना। 9x माइनस कितना 8x माइनस हो जाएगा इधर 12 बराबर 0। तो यहाँ पे आपका कॉमन अब बनेगा 3x, तो 3 दूनी 6 यानी कि 2x और 3 तिया 9। इधर से आप 4 कॉमन निकालें, 4 दूनी 8 2x होगा और -12 तो +4 तिया 12। देखिए यहाँ पे गुणनखंड टूट जाता है आपका, तो एक हो जाएगा 2x + 3 और दूसरा हो जाएगा 3x - 4। दोनों को 0 के बराबर करेगा तो इससे वैल्यू मिलेगा x बराबर -3/2 और इससे मिलेगा आपका 4/3। -4 क्या आता है -3/2 और 4/3, उसका बी ऑप्शन सही है। चलिए 14वां प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है 166 और उनका मासा 19, तो लासा। तो देखिए लासा जो आपका हो जाता है 2186, यानी कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में मासा, है ना। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, इसको भाग दीजिएगा, ये पूरे कट जाता है आपका 114 बार में, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन मिलेगा सी। चलिए 15वें क्वेश्चन की बात की जाए तो लिख रहा है कि यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड x + 1 हो तो बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक होगा। देखिए 9th क्लास में आपका पढ़ना था कि यदि x प्लस ए पी ऑफ एक्स का एक गुणनखंड होगा तो यहाँ पे -a रख करके शेषफल ज्ञात किया जाता था, तो कितना 0। उसी तरह से अगर x - a
पी ऑफ एक्स का गुणनखंड अगर होता है तो पी ऑफ ए बराबर कितना 0। तो उसी तरह से यहाँ पे लिख रहा है कि एक्स प्लस वन जो है इस पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। तो इसका अर्थ है कि पी ऑफ अगर -1 रखा जाए तो वैल्यू कितना मिलना चाहिए 0, यानी कि -1 रखने पर इसका वैल्यू 0 हो जाएगा पी ऑफ एक्स का। तो यहाँ पे एक्स प्लस वन इस पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है, तो बहुपद पी ऑफ एक्स का जो शून्यक होगा आपका -1। चलिए 16वां प्रश्न आपका है समीकरण 6x - 2y + 9 और दूसरा लिख रहा है 3x - y + 12 = 0 का जो आलेख है कहता है दो सरल रेखाएं हैं। जो पहला लिखता है समपाती, दूसरा लिखता है समानांतर और चौथा लिखता है केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। चौथा सी में कर रहा था केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसको भी तुलना किया जाए 6 इसको 3 करिए मतलब A1/A2 और दूसरा हो जाएगा इस -2/-1 और तीसरा हो जाएगा 9/12। ये 2 मरते कटेगा और ये भी 2 मरते कट जाता है और इसको काटिएगा तो 3 × 9 = 3 × 4 = 12। यहाँ भी देखिए थर्ड बराबर नहीं है तो मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल जो नहीं होते हैं उसकी रेखाएं जो जाती है एक दूसरे क्या हो जाती है सॉरी समानांतर होती है। बी ऑप्शन सही है, संपाती नहीं समानांतर। कोई हल नहीं होगा तो समीकरण का जो आलेख खींचिएगा तो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होगी। चलिए 17वां नंबर जो आपका प्रश्न है ए और बी का वैल्यू दे दिया है तो कहता है कि ए और बी का लासा क्या होगा। ए का वैल्यू आपका है 2/3 गुना 5 और बी का जो वैल्यू है वो है 2/4 गुना 5 × 7। चलिए लासा निकालना है ए और बी का लासा LCM। तो लासा में देखिए जो मैक्सिमम घात होते हैं उसको लिखा जाता है। तो 2 का मैक्सिमम घात 4 इसको लिखेंगे। उसके बाद देखिए 3 लिखा जाएगा। जो कॉमन होते हैं उसको भी लिखते हैं, जो नहीं कॉमन होता है उसको भी लिखा जाता है। तो पहले तो 3 कॉमन नहीं था 3 लिखे। देखिए दोनों में 5 कॉमन है तो एक 5 भी लिखा जाएगा और एक 7 लिखे। पूरों को गुना करिए तो ये हो जाएगा 2 का 4 बार तो गुना करिएगा 16 16 × 5 आपका 80 80 तो हो जाता है 240 × 7 14 13 यानी कि 1600 कितना 80। चलिए इसका सही ऑप्शन है डी। 18वां लिख रहा है आपका कि एक दीर्घात बहुपद का शून्यक 5 व -3 है तो वो दीर्घात बहुपद क्या हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलग अलग शून्यक दे दिया है। अल्फा का वैल्यू आपको लिख रहा है कितना 5 और बीटा का जो वैल्यू लिख रहा है वो लिख रहा है -3। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा लिखिएगा यानी कि 5 - 3 तो आपका 2 मिलेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालिएगा तो 5 × -3 यानी कि -15। अब देखिए दीर्घातीय बहुपद का सूत्र हो जाता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इससे मिलेगा x² - 2 है अल्फ़ा प्लस बीटा तो 2x और ये देखिए आपका अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू माइनस कितना है 15। ये आपका राइट आंसर है x² - 2x माइनस कितना 15C। चलिए 19वां प्रश्न लिख रहा आपका कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 2 इस तरह से आगे क्रम बढ़ते जा रहा है। तो बोला इसका सारवंतर। तो देखिए सारवंतर होता है अगला माइनस पिछला, यानी कि किसी पद से पहले वाले पद को घटाना। यानी कि अगर हम -6 लें तो पिछला वाला जो पद है वो -10 इसको घटाएंगे है ना। तो -6 और माइनस माइनस प्लस 10 यानी कि 10 में से 6 घटेगा तो +4 हो। तो बी ऑप्शन सही है। चलिए 20वां प्रश्न लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन दीर्घात समीकरण नहीं है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन आपको मिलेगा ये सी, क्योंकि इसको वर्ग करिएगा तो देखिए √2 का वर्ग हो जाता है 2 और x का वर्ग x²। तो फिलहाल हम बाकी बात नहीं करते, 2x² आएगा इसके 2x²। तो आपका x² वाला पद समाप्त हो जाएंगे। तो यही दीर्घात बहुपद नहीं हुआ, बाकी सभी दीर्घात हैं। चलिए कैसवा कहता है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर तो उसकी त्रिज्या देखिए वृत्त की परिधि होता है 2 पाई r बराबर लिख रहा है 4 पाई। तो यहाँ 2 पाई से
4 पाई 2 मरते कट जाएगा, इसी त्रिज्या का वैल्यू 2 मीटर। इसका जो 22वां प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिधि। देखिए अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र होता है r इंटू पाई प्लस 2। तो r का वैल्यू 6 रखिएगा, है ना। तो आपका यही हो, चूँकि कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो 6 इंटू पाई प्लस 2, यानी कि बी ऑप्शन सही है। चलिए 21वां प्रश्न है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। देखिए वृत्त के चाप की लंबाई का फार्मूला होता है θ/360 डिग्री गुना 2 पाई r, यानी कि 2 गुना 22/7, और त्रिज्या का वैल्यू रखिए 21। ये कटेगा आपका कितना मरते, 6 मरते, और ये कटेगा आपका 2 से 3 मरते, और ये 3 से फिर पुनः 7 मरते, और 7 से 7 भी कट जाता है, यानी कि फाइनल बचता है आपका 22। ये सही ऑप्शन है, 22 सेंटीमीटर। 24वां कहता है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1 अनुपात कितना बोल रहा है, 27 है। तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। 2 घनों का जो आयतन है, मतलब इस तरह से लिखा जाए, पहले का आयतन जो दे रहा 1 है, दूसरे का जो आयतन मान लेते हैं b, उसकी भुजाएं, तो बी क्यू बराबर आपका 27। तो यहाँ से a बराबर 1 मिलेगा, और यहाँ से b का जो वैल्यू मिलेगा, यानी कि 27 का घनमूल करेगा तो 3rd। अब दोनों क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, ये यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, मतलब पहले घन का आपका दे रहा है कितना भुजा 1, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा 6 गुना 3 3 9, 6 से 6 कटेगा नहीं, 1/9, तो 1 अनुपात कितना 9, राइट ऑप्शन सी। चलिए बाकी प्रश्न का सलूशन हम आपको अगले वीडियो में करेंगे, फिलहाल में इतना तक रहने देते हैं। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।